दोस्तों ये हमारी करंट अफेयर की क्लास जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डे के साथ में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी देखेंगे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तो ये लेक्चर आप लोगों को अच्छे से सुनना है ताकि वीडियो के एंड में जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएं उनका आंसर आप लोग अच्छे से दे सकें। इसी के साथ में आप लोगों का रिविजन भी होगा जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, ताकि लंबे समय तक आप लोग उसको याद रख सकें। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में जिसको बोलते हैं नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। देखिए कैंसर के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये कई सारे लोगों को आप लोगों ने आसपास में भी कई बार देखा होगा कि उस पर्टिकुलर पर्सन की कैंसर से जान चली गई है। तो ये डे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हेल्थ के बारे में भी कुछ लिखने के लिए आता है तो भी वहां पर आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अवेयरनेस फैलाना के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये नेशनल लेवल का डे है, यानी कि हमारी कंट्री के लेवल का ये डे है, इंटरनेशनल की बात नहीं की जा रही है। आगे चलकर मैं आप लोगों से वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में भी बात करूंगा। अब की बार अगर बात करते हैं नेशनल कैंसर डे के बारे में, यहां पर ये इसकी कोई थीम नहीं रखी गई है। इसका रीजन बेसिक ये है क्योंकि पेंडेमिक की वजह से काफी ज्यादा दिक्कत यहां पर देखने को मिली है, तो कोई क्लियर थीम यहां पर नहीं रख पाए हैं क्योंकि पूरा ही हेल्थ सिस्टम जो है वो चरमरा गया है। तो यहां पर ये 7 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके कि कैसे हम लोग को अपनी हेल्थ को सही डायरेक्शन में लेकर चलना है। अगर बात करें तो 2014 में नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे जो था स्टार्ट किया गया यहां पर हमारे जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ के डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा कि हम लोगों को कोई ऐसा डे सेलिब्रेट करना है ताकि इसको हम लोग कंट्रोल कर सकें। तो इसके चलते अब की बार कोई थीम यहां पर आप लोगों के सामने नहीं है, पर लेकिन इंपॉर्टेंट है यहां पर वर्ल्ड कैंसर डे की थीम जो कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है। इसकी थीम जरूर याद रखेगा। बोला जाता है यहां पर जो थीम है ये है आई कैन वी कैन, यानी कि कैंसर के साथ में हम लोग लड़ सकते हैं और इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं और आसानी से इससे रोका जा सकता है। तो यहां पर यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल जो है उसके द्वारा यहां पर ये जो डे है ये डिक्लेयर किया गया था 4 फरवरी को। तो नेशनल डे 7 नवंबर को और ये है यहां पर इंटरनेशनल जो वर्ल्ड कैंसर डे है 4 फरवरी को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। कैंसर अगर आप लोग देखिए यहां पर एक प्रिवेंटेबल डिजीज है, यानी कि अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप लोग लेकर चलेंगे, आप लोग जैसे कि सबसे पहले बात करें हेल्दी वेट, यानी कि ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए बॉडी में। जहां पर वेट की बात आती है वहां पर कैंसर भी आप लोगों को फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। हेल्दी डाइट होनी चाहिए, अच्छा खाना अगर आप लोग खाएंगे, उल्टी सीधी चीजें चाउमीन बर्गर पिज्जा पान सुपारी ये सब चीजों से अगर दूर रहेंगे तो आप लोगों को काफी इस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है कैंसर को। इसी के साथ में फिजिकली एक्टिव रहना है, यानी कि बहुत लंबे समय से एक जगह पर नहीं बैठना है। आप लोगों को कोशिश करनी है कि बीच बीच में उठते रहना है ताकि आप लोगों की जो डाइट है वो एक तरीके से हेल्थ है वो मेंटेन रख सकें। इसी के साथ में वैक्सीनेटेड, अगर कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम लग रही है तो उसका आप लोग वैक्सीन लेते रहिए ताकि उसको दिक्कत को निकाला जा सके। इसी के साथ में सन प्रोटेक्शन, यहाँ पर कई बार जो सूरज की किरणें होती हैं उससे भी यहाँ पर कई सारे स्किन के कैंसर होते हुए आप लोग को नजर आते हैं, तो उसका भी ध्यान आप लोगों को रखना है। टबैको नहीं यूज करना है, काफी खतरनाक चीज है टबैको जो है। अगर आप लोग यूज करते हैं तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि माउथ कैंसर आप लोगों को कई बार नजर आते हैं। और आप लोग जब मूवी देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में, आप लोगों ने देखा भी होगा वो एडवर्टीजमेंट नहीं आता है जिसमें दिखाया जाता है कि मुंह जो है साइड से कटा हुआ है, कि पहले सोच लिया होता तो आज की डेट में चीजें देखने को मिलती। तो वो अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है बेसिकली, पर लेकिन हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं और फिर भी अपना सिगरेट पानी जो ये पान मसाला ये सब चीजें चलती रहती हैं, तो ये खतरनाक है सेहत के लिए। ओके, इसी के साथ में रेगुलर चेकअप ये काफी ज्यादा जरूरी है। इंडियन कम्युनिटी में ये चीजें नहीं देखने को मिलती हैं। अगर फॉरेन में आप लोग जाओगे तो जो इंश्योरेंस है वो कंपलसरी वहां पर रहता है, आप लोगों का रेगुलर हेल्थ चेकअप होता रहता है क्योंकि पता नहीं कब किसको कौन सी बीमारी लग जाए। पर हमारी कंट्री में ये चीजें जो है उतने अच्छे से नहीं फोकस की जाती है, इसलिए कई बार कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो ये अगर कुछ लिखने के लिए आता है कि कैसे रोका जा सकता है, किसी भी बीमारी के बारे में कुछ आता है तो ये पॉइंट आप लोग यूज कर सकते हैं। कैंसर में तो आप लोग यूज कर ही सकते हैं। पीपल हेल्पिंग पीपल, यानी कि एक तरीके से जो लोग हैं वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। वो नहीं कहते जैसे मैं कहता हूं आप लोगों को हेल्प ईच अदर, ठीक है, तो तभी आप लोग यहां पर चीजें जो हैं पॉसिबल कर पाएंगे। तो अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पर बात की जा रही है इन्फेंट प्रोटेक्शन डे के बारे में। इन्फेंट क्या होता है? जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, यानी कि बच्चे का जब जन्म होता है तो इनिशियल जो फेज होता है खासकर 1 साल के अंदर अंदर की अगर बात करें तो उसको इन्फेंट बोला जाता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में बात सुनी होगी आप लोगों ने कि बच्चे की जो जान चली जाती है 1 साल के अंदर अंदर उसको रोकने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली डे सेलिब्रेट किया जाता है 7 नवंबर, यानी कि आज ही के दिन। और एक तरीके से अवेयरनेस फैलाई जाती है ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके, प्रमोट किया जा सके और डेवलप किया जा सके कि इन्फेंट
जो है बच्चे उनको हम लोग कैसे जान जाने से उनकी रोक सकें। तो यहां पर कोई डाउट नहीं है कि आज के डेट में जो हमारे बच्चे हैं वो आगे चलकर हमारा फ्यूचर बनेंगे, हमारा देश चलाएंगे आगे चलकर। तो इसलिए आज की डेट में जो बच्चे आने वाले हैं या फिर जो आ रहे हैं अभी रिसेंटली, तो उनके हम लोगों को देखरेख करनी है ताकि आगे चलकर जैसे हमारे पेरेंट्स ने, हमारे बाबा दादी ने हमारी देखरेख की थी ताकि हम लोग आगे वर्ल्ड को लेकर चल सकें, अपनी कंट्री को आगे लेकर चल सकें। इसी तरीके से जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसके कंधों पर भविष्य होता है आने वाली कंट्री का या आने वाले देश का, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये चीजें हम लोग को ध्यान रखनी है। बहुत सारे चिल्ड्रन हैं वो लैक ऑफ प्रोटेक्शन की वजह से, यहां पर प्रॉपर केयर की वजह से जब उनको नहीं मिल पाती है तो उनकी जान चली जाती है। तो इसी को रोकने की कोशिश यहां पर की जाती है। इन्फेंट प्रोटेक्शन डे को ध्यान में रखते हुए अवेयरनेस यहां पर फैलाई जाती है। तो इंपॉर्टेंट डे है, इसके बारे में भी आप लोगों को आइडिया रखना है। आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट यहां पर ये क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। बात की जा रही है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में। आप लोगों को थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन में यहां पर आप लोगों को बताकर चलूं। पेरिस जो है वो फ्रांस के अंदर में है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। तो फ्रांस अगर आप लोग मैप में देखना चाहते हैं तो अपनी प्यारी कंट्री यहां पर है, अपनी कंट्री से कंपेयर कर देखा कीजिए, ये हो गया फ्रांस। तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था जिसको पेरिस एग्रीमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। ये एग्रीमेंट जो था ये यूनाइटेड नेशन की अध्यक्षता में, यानी कि यूएन की अध्यक्षता में ये एग्रीमेंट साइन किया गया था जिसको बोला गया था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इसके अंदर यहां पर इसको बेसिकली साइन किया गया था। पर्पज ये था कि जो ग्रीन हाउस गैस होती हैं, यानी कि जो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैलाती हैं, टेम्परेचर को बढ़ाती हैं, उनको कैसे रोकना है और इसी के साथ में जो अब तक फैलाई जा चुकी है ये गैस उनको कैसे कंट्रोल करना है ताकि आगे कंटिन्यूटी में ये चीजें न चले, उसको रोकने के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया जिसको बोला गया पेरिस एग्रीमेंट। इसको आज की डेट में 195 जो कंट्री हैं वो इसके सिग्नेटरी हैं अगर बात करें। और इसी के साथ में जब यहां पर ये साइन किया गया तो इंडिया भी यहां पर इसका पार्ट बना। तो आज की डेट में अगर बात करें यूएसए एक अकेली लौती ऐसी कंट्री है जो इससे बाहर निकली है। प्रोसीजर जो था वो आसान नहीं था। जब यहां पे पहले बराक ओबामा आए तो उनके द्वारा बेसिकली ये डील साइन की गई कि हाँ इसको लेकर चलना है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि वो इससे बाहर निकलेंगे और वो इससे बाहर निकलने का प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया। तो ये जो प्रोसीजर इनके द्वारा स्टार्ट किया गया, ये यूएसए का जो इलेक्शन हुआ उसके एक दिन बाद में ये कंप्लीट हुआ, यानी कि जो प्रोसीजर था यहां पर इनका ये बाहर निकलने का ये अब कंप्लीट हुआ है तब से लेकर, ठीक है। और अब यहां पर क्या हो रहा है, अब यहां पर नए जो प्रेसिडेंट चुनकर आ गए हैं जिनका नाम है जो बाइडन, ठीक है। तो अब देखते हैं जो बाइडन साहब जो है क्या वो इसको फिर से रिवर्स करते हैं या फिर ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। जहां तक चांस है कि इसको रिवर्स किया जाएगा, जैसा उनका अगर पॉलिटिकल कैंपेन को आप लोग ध्यान में रख के चलें तो इसको जल्दी ही रिवर्स किया जाएगा। तो यूएन क्लाइमेट बॉडी से ये यहां पर एग्जिट हो रहे हैं यहां पर आज के दिन, जो बेसिकली आज के दिन नहीं, बेसिकली जब ये इलेक्शन खत्म हुआ उसके एक दिन बाद में। तो ये पहली कंट्री यूएसए बन गई है जिसने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकली है। तो देखते हैं आगे चलकर चीजें कैसे चल पाती हैं और क्या कंडीशन होती है। अभी इसके बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कि फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, वहां पर इसको साइन किया गया था और 4 नवंबर 2016 से ये इफेक्ट में आ गई थी। और बोला भी गया था यहां पर कि देखिए यहां पर 4 नवंबर 2016 से ये इफेक्ट में आ गई थी और यहां पर इसको 4 साल लग जाएंगे अगर कोई इससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखते हैं यहां पर कहीं ना कहीं जैसे डोनाल्ड ट्रंप चुनकर आए तो यहां पर अभी अगर देखिए तो 4 नवंबर की बात की जा रही है। 4 नवंबर यानी कि 3 नवंबर में इलेक्शन थे और 4 नवंबर 2020 में यहां पर ये इससे बाहर निकले। अब यहां पर इलेक्शन होने के बाद में नए प्रेसिडेंट आ गए, अब वो इसको रिवर्स करते हैं नहीं करते हैं वो चीजें हम लोग को बाद में जानने को मिलेगी। तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर प्रसार भारती के बारे में। अगर पुराने क्वेश्चन आप लोगों ने उठाकर देखे होंगे तो उनमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रसार भारती से। पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रसार भारती के बारे में बताता हूं। प्रसार भारती हमारी कंट्री में इंडिया पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, यानी कि एक बॉडी है हमारी कंट्री में जो ब्रॉडकास्टिंग का काम करती है और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूट यानी कि एक्ट ई के द्वारा यहां पर इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। इसके अंदर ही आता है यहां पर दूरदर्शन जो टेलीविजन होता है और ऑल इंडिया रेडियो, वो प्रसार भारती के अंदर ही आता है यहां पर। ये अगर बात करें यहां पर जो यूनिट थी अर्लियर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की यूनिट थी। प्रसार भारती एक्ट जो था वो एक ग्रांट ऑटोनोमस स्टेटस दिया गया इसको 1990s में। और अगर बात करें तो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर कि जो पर्टिकुलर ये पब्लिक में आया, एग्जिस्टेंस में आया 1997 में यहां पर ये एग्जिस्टेंस में आया। ये हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इसके आज की डेट में चेयरमैन कौन है वो आप लोगों को बताना है। तो आज की डेट में 2 चाइल्ड एजेंसी अगर आप लोगों से पूछी जाए एग्जाम में कौन है प्रसार भारती की, एक तो है ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, दूसरी है दूरदर्शन यानी कि टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। ये इसके 2 चाइल्ड हैं यानी कि प्रसार भारती के अंडर में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं न्यूज की ओर। न्यूज में यहां पर यह बताया गया कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर जो है प्रसार भारती, उसके द्वारा एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक तरीका एग्रीमेंट साइन किया गया भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में। तो यहां पर इसका बेसिक पर्पज क्या है? इसका बेसिक पर्पज यहां पर यह कि ये कोशिश कर रहे हैं कि हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो गांव गांव में बच्चों तक पहुंचाया जा सके, रिमोट एरिया में फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। यहां पर 24/7 यहां पर ये सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि जो बच्चे हैं उनको ढंग से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके। यानी कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एजुकेशन को, उनके लिए अफोर्डेबल बनाने की कोशिश की जा रही है एजुकेशन को। ये बेसिक इसका यहां पर पर्पज है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट, आप लोग यहां पर इसको बेसिकली एक स्टार्ट बोल सकते हैं यहां पर, जो गवर्नमेंट की साइड से यहां पर निकल कर आ रही है। और इस तरीके से अगर चीजें आगे बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे हम लोग अपनी कंट्री में जो बच्चे हैं उनको अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो ये जरूरी है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाया जाए। तो ये इसका पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, आइडिया रखना। यहां पर जो बात की जा रही है आईपीओ के बारे में। इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर कोई बड़ी कंपनी पब्लिक में आती है निकलकर तो अपने आईपीओ जब यहां पर लॉन्च करती है तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी और लार्ज स्केल पर अपने आप को बढ़ाना चाह रही है। और ये आईपीओ जो होते हैं जिसको स्टॉक मार्केट में लॉन्च किया जाता है, तो इसमें जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इन्वेस्ट इसमें कर सकते हैं। तो यहां पर ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी होते हैं और रिटेल इन्वेस्टर भी होते हैं जो बेसिकली यहां पर जब ये चीजें सामने निकल कर आती हैं। तो आईपीओ के बारे में यहां पर क्यों न्यूज में है? क्योंकि अंत ग्रुप ANT, ठीक है, अंत ग्रुप जो है यहां पर ये पर्टिकुलर अभी यहां पर संघाई और हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में अपने आईपीओ को बेसिकली यहां पर लाना चाह रहा था, पर लेकिन इसको यहां पर अभी रोक दिया गया है। तो ये जो ग्रुप है यहां पर, ये किसी सिचुएशन कंडीशन की वजह से यहां पर अभी अपने आईपीओ नहीं निकाल पाया। फॉर्मली इसको यहां पर अंत फाइनेंशियल और इसी के साथ में अलीपे के नाम से आप लोग जानते थे, जो कि चाइनीज जो कंपनी है अलीबाबा ग्रुप, उसका ये पार्ट है। अगर बात करें वर्ल्ड हाईएस्ट वैल्यूड फिनटेक कंपनी आप लोग बोल सकते हैं और मोस्ट वैल्यूड एक यूनिकॉर्न कंपनी के नाम से आप लोग इसको जानते हैं। चाइना की लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म अलीपे, तो यहां पर इसके साथ में कनेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये काफी बड़ी न्यूज बन गई जैसे यहां पर ये चीजें सामने निकल कर आई। तो इसके बारे में कई बार क्या होता है, कई सारी कंपनीज के नाम आप लोगों को दे देते हैं और पूछते हैं किस फील्ड से ये रिलेटेड है। ये खासकर वो कंपनीज होगी जिनका नाम आप लोगों ने नॉर्मली नहीं सुना होगा, ताकि आप लोगों को कंफ्यूज किया जा सके। तो अगर 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो एक आदि का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बाकी का नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा। तो इसीलिए यहां पर ये कंडीशन देखने को मिलती है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, चलिए देखते हैं कितनों को पता है। गूगल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यूज भी किया होगा दबाकर। आप लोग ये बताइए कि गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है, यानी कि गूगल के ऊपर बैठी हुई जो गूगल की पितामह कंपनी है उसका नाम क्या है, आप लोग ये बताइए। तब आप लोग देखिएगा यहां पर कुछ डिफरेंट आप लोगों को जानने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर इसलिए है ये क्योंकि आप लोगों ने कई बार यहां पर सुना है अभी रिसेंटली टीआरपी के बारे में, ठीक है। तो टीआरपी के चलते काफी सारी जो चीजें थी वो अभी न्यूज में थी। टेलीविजन की जब रेटिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और रिपब्लिक टीवी और इसी के साथ में और कई सारे यहां पर कटघरे में आ गए थे। तो टीआरपी होता है, यह होगा टारगेट रेटिंग पॉइंट, ठीक है। तो टीआरपी जो होता है बेसिकली मार्केटिंग के लिए यूज किया जाता है। और आज की डेट में अगर आप लोग देखें यहां पर ये रिसेंटली काफी न्यूज में था, जिसके चलते अभी यहां पर इसको सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो इसके चलते क्या होता है, जिसके टीआरपी जितनी अच्छी है उसी पर्सन को उतना ही ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट जो होंगे वो उतने ही ज्यादा महंगे आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे। तो टीआरपी में अभी घपलाबाजी जो की गई उसके चलते मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, ताकि गाइडलाइन क्या होनी चाहिए ऑन टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज ऑफ इंडिया से रिलेटेड, तो उसको यहां पर बेसिकली देखा जाएगा, जो कि नोटिफाई की गई थी 2014 में। इसके जो यहां पर कमेटी को चेयर किया गया यहां पर ये शशि एस वामपति, जो कि सीईओ हैं किसके, प्रसार भारती के, तो इनके द्वारा यहां पर इसको चेयर किया जाएगा। देखिए ये यहां पर बेसिकली इसलिए है क्योंकि आप लोगों को पता है रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में था जो टीआरपी रेटिंग को लेके। टीआरपी रेटिंग कैसे काउंट की जाती है, जैसे आज की डेट में आप लोग ये चैनल देख रहे हैं, ठीक है। तो एक तो पर्सन ये है कि ये चैनल में जो वीडियो खोलता है वो वीडियो देखने के बाद में तुरंत बंद कर देता है। एक पर्सन ये कि ये वीडियो खोलने के बाद में आखिरी सांस तक ये वीडियो देखकर जाता है। तो जैसे ये वीडियो आखिरी सांस तक देखकर जाता है तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि ये वॉच टाइम जो है इस वीडियो का बढ़ गया है। इसका मतलब जो वीडियो है वो इंपॉर्टेंट है और पूरी वीडियो देखी जा रही है। पर लेकिन अगर बीच में ही बंद कर दी तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो चीजें जो देखना चाह रहा था तो वो नहीं दिखी इस वीडियो के अंदर में, या फिर पढ़ाने वाला जो है वो टाइम पास कर रहा है इसलिए वो छोड़कर चला गया। तो दोनों में से कोई भी अगर पॉइंट होगा तो ये वीडियो वो कंप्लीट नहीं देखेगा। तो इसके चलते इस वीडियो का वॉच टाइम जो है वो कम हो जाएगा। तो वॉच टाइम कम होने की वजह से क्या होता है, यहां पर ये चीजें यूट्यूब में भी होती है। जिस वीडियो का वॉच टाइम अच्छा होता है
उस वीडियो को यूट्यूब जो है वो सपोर्ट करता है और दूसरों को भी रिकमेंड करता है कि ये वीडियो देखो, ये वीडियो अच्छी है। जिस वीडियो का वॉच टाइम कम होता है उसको यूट्यूब भी रिकमेंड नहीं करता है और वो वीडियो जो है वो डाउन चली जाती है। तो इसलिए अगर वीडियो बढ़ रही है, हालांकि ऐसा नहीं है कि हर बार ये चीजें सही हैं, क्योंकि कई बार आप लोगों ने देखा होगा फालतू की वीडियो भी कई बार आप लोगों को ट्रेंडिंग में देखने को मिल जाती हैं। तो वो तो देखिए लोगों के पास में इंटरनेट है, कुछ भी खोलकर देख रहे हैं, वो एक अलग बात है। पर लेकिन नॉर्मली टीआरपी ऐसे ही देखी जाती है कि कौन सा चैनल जो है वो सबसे ज्यादा घरों में देखा जा रहा है और कौन सा चैनल सबसे ज्यादा लंबे समय तक देखा जा रहा है। तो ये पॉइंट यहां पर काउंट किए जाते हैं और वो जो कोई भी ज्यादा होता है उसकी टीआरपी यहां पर हाईएस्ट देखने को मिलती है। तो उस चैनल पर सब फॉर एडवर्टीजमेंट लगाते हैं ताकि अपना जो प्रोडक्ट है उसको बेचा जा सके। तो उस चैनल पर ज्यादा से ज्यादा एड आप लोगों को नजर आएंगे और उस चैनल के जो ऐड होंगे वो भी महंगे होंगे अगर कोई अपना एडवर्टाइजमेंट उस पर्टिकुलर चैनल पर चाहता है। तो ये होता है बेसिकली टीआरपी का फंडा। तो यहां पर ये कैसे चेक किया जाता है, देखिए कुछ घरों में कुछ ऐसे मीटर्स लगाए जाते हैं जिससे पता चल सके टीआरपी को ध्यान में रखते हुए कि हाँ ये इसको इस तरीके से चेक करना है। तो उन घरों में जाकर वो रीडिंग चेक की जाती है और फिर देखा जाता है टीआरपी का जो चक्कर है यहां पर ये, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से वो मीटर्स वगैरह चेक किए जाते हैं। तो ये रहता है, अगर उन मीटर्स पे रेटिंग अच्छी रहती है तो सही है। अभी ऐसा भी देखने को मिला था, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर घर में कोई मीटर लगा हुआ है, उनका पता लगा लिया, हालांकि ये सिक्योर रहती है चीजें, पर लेकिन पुराने जो इंप्लॉय हैं जब वो रिटायर हो जाते हैं तो कई बार वो भी इस तरह की हरकतें करते हुए पाए जाते हैं। तो उनसे कॉन्टैक्ट कर यहां पर पता लगाया गया कहां पर ये मीटर लगे हुए हैं। तो वहां पर उन घर वालों को बोला कि ये चैनल ही आप लोग देखा करो, ठीक है, क्योंकि वो सिंपल हो गए एक तरीके से। पूरी कंट्री में हर एक घर में तो मीटर लगाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा करते हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा जब पता चला कि इस एरिया में बारिश कितनी हुई है या फिर गेहूं की पैदावार कितनी हुई है, चावल की पैदावार हुई है, तो हर खेत में जाकर चावल तो काउंट नहीं किया जाएगा। 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा के सैंपल लगा लिया जाता है, उसमें से कितना चावल हुआ है, तो इस एरिया में इतना चावल हुआ है। तो ऐसे आप लोग इसको देखते हैं। ऐसे टीआरपी है, कुछ घरों में मीटर लगा दिया कि हाँ इतना देख रहे हैं, तो ऑल ओवर जो कंट्री में ऐसे ही देख रहे होंगे लगभग। तो इस तरीके से यहाँ पर वो टीआरपी निकाली जाती है। तो ये कई इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं इनके बारे में आइडिया रखेगा, डिटेल में भी इनको मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काफी इंटरेस्टिंग यहां पर पॉइंट आप लोग बोल सकते हैं और ये काफी जरूरी भी था। यहां पर हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी बोला गया है कि अगर कोई यहां पर वाइफ है, ठीक है, अब तक वाइफ को यहां पर केयर करने के लिए उसको मेंटेन रखने के लिए यहां पर जो अगर वो छोड़कर जा रही है, डिपेंडेंट है, कोई ऐसी दोनों के बीच में कोई दखल अंदाजी होती है, तो यहां पर अब तक वाइफ के लिए चीजें पॉसिबल थी, पर लेकिन अब बच्चे को भी उसमें इंक्लूड कर लिया गया है। इनके सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है अगर कोई वाइफ जो है वो अपनी जॉब छोड़ देती है बच्चे की केयर करने के लिए या फिर कोई ऐसी कंडीशन यहां पर बनती है, ठीक है, तो उस टाइम पर यहां पर क्या होगा कि जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट रहेगी या जिस फैमिली में वो रहेगी उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर औरत का, उस लड़की का, और उसी के साथ में यहां पर जो बेसिकली कंडीशन रहेगी बच्चे का भी उसको यहां पर अभी यहां पर मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनी है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनी है हस्बैंड की। अब तक यहां पर नॉर्मली वाइफ का मेंटेनेंस यहां पर देखना पड़ता था। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर सोसाइटी में निकल कर आया, जिसकी वजह से कई सारी दिक्कतें यहां पर सोसाइटी में देखने को मिल रही थी। तो उसका सोल्यूशन अब यहां पर नजर आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि वुमेन का जो पलड़ा है वो और ज्यादा भारी होता हुआ नजर आ रहा है ताकि सिचुएशन को सुधारा जा सके। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो आंसर राइटिंग में अगर कुछ लिखने के लिए आता है तो वहां पर भी इसको यूज जरूर करिएगा। एक चीज मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं जब भी डीआरडीओ या फिर इसरो के बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए आता है, अगर मिसाइल के बारे में बात की जा रही है या फिर किसी लड़ाई के बारे में बात की जा रही है तो वहां पर आप लोग डीआरडीओ नजर आएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पर लेकिन अगर किसी सैटेलाइट को लॉन्च करने की बात आ रही है, शांति के बारे में बात की जा रही है, तो वहां पर इंडियन जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो आप लोग को नजर आएगा। तो इसलिए अगर कभी कंफ्यूजन में डालने के लिए किसी क्वेश्चन में स्टेटमेंट में बोल दिया जाए कि ये सैटेलाइट जो है डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया और इस सैटेलाइट ने ये किया, ये करने के लिए इसको लॉन्च किया गया, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये काम नॉर्मली आप लोग को इसरो करती हुई नजर आएगी, ना कि डीआरडीओ, ठीक है। तो यहां पर अभी बात की जा रही है यह पिनाका रॉकेट। तो पिनाका रॉकेट जो है यहां पर ये डेवलप किया गया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि यहां पर अभी ये फ्लाइट जो टेस्ट की गई है यहां पर, ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जिसको आईटीआर बोलते हैं, चंदीपुर उड़ीसा। तो उड़ीसा कोस्ट से यहां पर इसको बेसिकली चेक किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। इसी के साथ में यहां पर जो गाइडेड जो पिनाका है यहां पर ये कवर करेगा 60 से लेकर 90 किलोमीटर की रेंज का, और ये डिप्लॉय किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। तो इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटी और ज्यादा इनहेंस करेगा यहां पर ये रॉकेट। तो इससे क्या रहेगा, जो दुश्मनों पर और अच्छे से हम लोग यहां पर वार कर पाएंगे। तो ये हमारी कंट्री में जो डीआरडीओ है उसका ये कारनामा है जो कि काफी अच्छा है, और दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी भी कम होती है। नॉर्मली हम लोग ये चीजें खरीद के लेकर आते हैं ना, तो वो भी यहां पर कम हो जाएगा। ओके,
तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने नेशनल कैंसर डे से रिलेटेड न्यूज देखी, नेक्स्ट हम लोगों ने इन्फेंट मोर्टेलिटी डे के बारे में जाना, इसी के साथ में नेक्स्ट हम लोगों ने फिर आगे यहाँ पर जो न्यूज थी वो पेरिस एग्रीमेंट के बारे में जानी, कौन सी कंट्री फर्स्ट कंट्री बन गई यहाँ पर इससे बाहर निकलने वाली। नेक्स्ट हम लोगों ने प्रसार भारती के साथ में कुछ एमओयू और एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूवमेंट करने की बातें जानी। एक यहाँ पर आईपीओ के बारे में हम लोगों ने बात की अलीबाबा ग्रुप से रिलेटेड। इसी के साथ में यहाँ पर जो बात की जा रही है टेलीविजन रेटिंग एजेंसी से रिलेटेड हम लोगों ने बातें जानी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो बेसिकली कोर्ट में अभी जो डिसीजन है उसके चलते बच्चे की भी देखरेख के लिए यहाँ पर हस्बैंड जो है वो रेस्पॉन्सिबल रहेगा। इसी के साथ में यहाँ पर डीआरडीओ के इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जाना। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। आइए अब आज का क्विज देख लेते हैं कि आप लोगों ने कितने अच्छे से इसको सुना है। यहां पर क्वेश्चन है एक एक कर अटेम्प्ट कीजिए। सबसे पहले बात की जा रही है किसके द्वारा एमओयू साइन किया गया, यहां पर भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च एंड जियो इन्फॉर्मेटिक। नेक्स्ट यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में, ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंप्रूव किया जा सके खासकर गांव वाले और रिमोट एरिया में। वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, इसकी थीम आप लोगों को बतानी है जो कि 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ में कौन सी ऐसी सिंगल कंट्री एक बन गई है अभी रिसेंटली जो कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकली है। अनंत ग्रुप जो है वो किस चाइनीज जो ग्रुप है उसका पार्ट है, ये आप लोगों को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा गाइडलाइन ऑन टेलीविजन रेटिंग एजेंसी के रिलेटेड एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी के चेयरपर्सन कौन है। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है किसने यहां पर अभी डिसीजन दिया है कि वाइफ के साथ में बच्चे का भी यहां पर मेंटेन रखने की जो बेसिकली रिस्पांसिबिलिटी है वो हस्बैंड की है। तो किस रेटिंग एजेंसी के द्वारा यहां पर किस रेटिंग एजेंसी नहीं किस यहां पर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बातें बताई गई हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए फिर आंसर बताऊंगा। टेली लॉ प्रोग्राम जो है यहां पर ये लॉन्च किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मिनिस्ट्री कौन सी है जिसके द्वारा यहां पर प्री लिटिगेशन स्टेज पर ही केस को सुलझाया जाएगा, यानी कि कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ही मैटर को सुलझा लेते हैं। 13th अर्बन मोबिलिटी जो इंडिया है यहां पर उसके बारे में बात की जा रही है, किसके द्वारा यहां पर ये ऑर्गेनाइज कराया जाएगा 9 नवंबर को। मेन थीम क्या है यहां पर ये बताना है। यूनियन मिनिस्टर के द्वारा बात की जा रही है, कौन से मिनिस्टर जिनके द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड जो यहां पर इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट है जिसको बात करते हैं एस्टिमेटिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग करते हैं मॉनसून के अंदर और हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग के अंदर, तो ये इसका बेसिकली रिपोर्ट का टाइटल है। 8th इंडिया यूएई जो है हाई लेवल ज्वाइंट टास्क फोर्स यानी कि ज्वाइंट टास्क फोर्स की जो अभी यहां पर मीटिंग देखने को मिली ऑनलाइन, वो किसके द्वारा होस्ट की गई है। DFPD की फुल फॉर्म क्या है जिसको हम लोग बात करते हैं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो पायलट स्कीम है यहां पर फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस और डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां पर इसके थ्रू यहां पर ये चीजें चलाई जाती हैं। 6 वुमेन स्टार्टअप को अभी यहां पर श्री शक्ति चैलेंज किसे यहां पर नवाजा गया, आप लोगों को यहां पर ये बताना है कि यहां पर किसके कोलैबोरेशन में माई गव के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। तो ये थे क्वेश्चन, आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। अब आंसर देख लेते हैं। पहले का आंसर है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, दूसरे का यहाँ पर 13 अर्बन मोबिलिटी इंडिया, ठीक है, जो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन द अर्बन मोबिलिटी के बारे में बात की। इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात की, और यहाँ पर बात की जा रही है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक एंड रिसर्च NCEAR के बारे में, ठीक है, NCAER, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंडिया के द्वारा होस्ट की गई ये मीटिंग पब्लिक फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के बारे में बात की जा रही है, और UN वुमेन मिलकर यहां पर काम कर रहा है। तो ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। PDF अगर डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। मेरे साथ आप लोग ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं, लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय कर यार। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अपना फीडबैक देकर जरूर जाया कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। ओके, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।